हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता। जैसा कि मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बताता आया हूँ कि एमपी सिविल जज और डीएलओ का बैच स्टार्ट हो चुका है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये बैच कैसा है, बहुत से लोग डरते हैं या बहुत से लोग संपर्क नहीं करना चाहते कि पता नहीं क्या चल रहा होगा। बहुत से लोगों ने डेमो क्लासेस नहीं ली, वीडियोस देखी, नंबर मुझसे मांगे, फिर हो सकता है उन्होंने डेमो क्लासेस नहीं ली हो। तो मैं एक ईमानदारी से उनको ये लाइव क्लास का डेमो देने वाला हूँ। वो भी जो आप आगे वीडियो देखेंगे ये लाइव क्लास का डेमो है। हम आपको दोनों चीज़ों का डेमो दिखाएंगे कि एक लॉ सब्जेक्ट का डेमो हमारे यहाँ कैसे चल रहा है, जिसमें हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमारा चल रहा है, और आप एमपीजीके का भी स्टार्टिंग का डेमो देख सकते हैं। और अगर इसके बाद अगर लगता है कि आपको डेमो अच्छा और आपको क्लास से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस नंबर पे बेझिझक हमसे संपर्क करें। फीस बड़ी जेन्युइन रखी गई है कि जो हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। और ये जो लेक्चर सीरीज को देख के आपको अगर खुद लगता है कि हाँ ये वो टेस्ट सीरीज है जो हमें सिलेक्शन दिला सकती है, ये वो एग्जामिनेशन है, जो वो क्लासेस है जो हमें सिलेक्शन दिला सकती है, ये वो पढ़ाने की टेक्निक है हमें सिलेक्शन दिला सकती है, तो आप हमसे जुड़िए। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी हम आपको कराएंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, और ऑनलाइन आपको पीडीएफ जो भी होगी वो सारे पीडीएफ मटेरियल वगैरह सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिससे जो भी आपको सिलेक्शन में ज़रूरत है वो हम आपकी पूरी कर सकें। हमारी जो फैकल्टी है बड़ी अनुभवी फैकल्टी है। हम ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो डाउनलोड आपको क्या कर सकते हैं, अपलोड कर चुके हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि हमारी फैकल्टी का क्या, और फैकल्टी की ठीक है जितनी एक्सपीरियंस है वो तो अलग ही, आप उनका क्या कर सकते हैं, सैंपल भी देख सकते हैं। तो देखिए हमारे जो लेक्चर्स, ये लेक्चर्स में आपको जो लाइव लेक्चर्स है इनकी रिकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि अनअकैडमी के बारे में भी जो वीडियो के लास्ट है, जैसे ही आपका वीडियो ये ख़त्म होगा पढ़ाई वाला, ये लेक्चर वाला, इसमें आपके अनअकैडमी के जो प्राइस हाइक और बहुत सारे जो ऑफर्स चल रहे हैं उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो आप उसे भी देखना ना भूलिए। कर दी। चलिए हम पढ़ रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में। आपको पता होगा सबसे पहले हमें ओडीपीओ का सिलेबस देखना है। तो एडीपीओ का जो सिलेबस है उसमें आपके 28 एक्ट्स हैं। कितने एक्ट हैं? 28 एक्ट, जिसमें आपको थोड़ा सा बता देता हूं 25 आपके माइनर एक्ट्स हैं। माइनर बोल दीजिए, इसमें कुछ मेजर जैसे हैं लेकिन माइनर ही कहा जाएगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं, +3 आपके मेजर एक्ट है। अब देखिएगा एक्ट में कहां पर आपका, देखिए कंपटीशन में बता देता हूं थोड़ी सी चीजें। आपका कंपटीशन मेजर एक्ट्स पे नहीं है। मेजर एक्ट क्योंकि सब लोग पढ़ते रहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि मेजर एक्ट हम बार बार पढ़ते हैं, और जब से हमारी एलएलबी में हमने एडमिशन लिया है तो मेजर एक्ट तब से पढ़ते आ रही है तीनों। आपको आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, ये आप बार बार पढ़ते हो। तो कंपटीशन यहाँ पे नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि इन पे तो लगभग ये मान लीजिएगा कि 10 क्वेश्चन आएंगे तो 9 सभी सही करेंगे, एक आधी किसी की किस्मत होगी तो वो गलत करेगा। अब कंपटीशन टिक जाता है इन 25 एक्ट में, और इन 25 एक्ट की भी बात की जाए तो इसमें से भी लगभग 10 एक्ट ऐसे हैं, या 15 एक्ट मैं तो बोलूंगा इसमें ऐसे हैं जिनमें कंपटीशन नहीं है। वो 2015 से वही है, क्योंकि 9 एक्ट नए आए हैं। तो जो न्यू एक्ट्स हैं या जिनमें अमेंडमेंट हुआ है, कंपटीशन पूरा उनमें है। अब आप उनको कितना अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ तो सब रहे हैं लेकिन अपन को मेन चीजें कहां पे देखनी है, सबसे पहले तो आप ये समझिए। दूसरा अगर मैं बात करूं, मेन जो कंपटीशन आपका आ जाता है, एक तो इन 10 एक्ट्स में आ जाएगा, जो 10 या 9-10 एक्ट बचे उनमें, और दूसरा जो आपका कंपटीशन आएगा ये आपका जीके जीएस में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कंपटीशन। मैं छत्तीसगढ़ का एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, जब मैं जिस साल मैंने इंटरव्यू दिया था उस साल बिल्कुल सेम सिलेबस है एमपी के जैसा। छत्तीसगढ़ का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एमपी में अभी सिलेबस आया, वहां पे पहले भी जीके के 50 क्वेश्चन आते थे, और वही माइनस मार्किंग होती थी, हाफ माइनस मार्किंग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कम है, कोई दिक्कत नहीं, हाफ माइनस मार्किंग। अब देखिएगा होता क्या है, जब माइनस मार्किंग होती है और हम क्या करते हैं, जब हम पीएससी लेवल की जीके पूछी जाएगी आपसे, किस लेवल की? पीएससी लेवल की। और वहां पे ये क्वेश्चन नहीं आएंगे जो एमपी सिविल जज में आते थे। याद रखिएगा, आप एमपी पीएससी का पेपर देखिए तो एमपी पीएससी की जो जीके आएगी वो थोड़ी डिफिकल्ट आएगी, जो अनुमान है अपना। ऐसा नहीं है कि पहली बार देखिए इंक्लूड की गई तो हो सकता है सरल हो जाए, अनुमान गलत निकल जाए, लेकिन हम कह सकते हैं कि चांसेस है कि जो पीएससी जैसी जीके पूछती है वैसी जीके पूछेगी, और अगर वैसी जीके पूछी गई तो फिर बड़ा भैया दिक्कत हो जाएगा। तो जीके को बड़ा डीपली पढ़ना है, और फिर क्वेश्चन को उनको अपन को मार्क करना है, वो बताएंगे, वो सारी स्ट्रेटेजी पे अपन धीरे धीरे काम करेंगे कि कैसे अपन को ओटी को सॉल्व करना है, ओटी के मास्टर कैसे बनेंगे। याद रखिएगा, ये वो एग्जाम है, एडीपी और डीएलओ वो एग्जाम है कि अगर आप ओटी के मास्टर हो जाते हैं, ओटी मतलब एमसीक्यू के, तो आप फाइनल सीधे
डीएलओ और एडीपीओ बन जाएंगे। मेंस का चक्कर ही नहीं है, एक एग्जाम में ज्यादा नंबर मारो, 2.5-3 घंटे में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। 30 साल बैठे बैठे कमाओ, 30-35 साल जो भी आपकी एज बची होगी उस टाइम तक, ठीक है, वो सारी चीजें। तो चलिए इतनी अपन ने क्या किया, ये थोड़ा सा अपन ने देखा था। अब अपन आ जाते हैं मेन एक्ट में। तो अपन आज एक एक्ट चालू करते हैं और कल अपन 2 एक्ट से चालू कर लेंगे। कल अपन 1-1 घंटे के 2 एक्ट पढ़ेंगे। तो आज जो अपन मेन एक्ट पढ़ रहे हैं वो आपका एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सबसे पहले अपन कौन सा एक्ट देख रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो निकाल लीजिए भैया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अपन को रूल नहीं पढ़ने हैं, जो डीएलओ की तैयारी करेगा वो रूल्स पढ़ेगा, अपन को रूल्स नहीं पढ़ने हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। तो आ जाइए डोमेस्टिक वायलेंस। जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे अपन कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और ये एक्ट कब का है, 2005 का। अगर इसका पूरा नाम देखते हैं तो इसका नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, सबसे पहले इस चीज को याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। ये वन ऑफ द बेस्ट में इंपॉर्टेंट एक्टों में से एक है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने आपको बताया था कि एक्ट की स्कीम पढ़ना है। जो लोग नए जुड़े हैं, जो पुराने पढ़े हैं वो रिवीजन कर लीजिए, जो नए जुड़े हैं वो क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सा देखते जाइए। सबसे पहले हम स्कीम पढ़ते हैं। तो टोटल इसमें कितने सेक्शंस हैं, टोटल जो सेक्शन आती है इसमें आती है 37। और टोटल जो चैप्टर्स आते हैं वो कितने आते हैं इसमें, टोटल जो चैप्टर्स आएंगे वो आपके आते हैं 5। अब स्कीम्स को हम याद करते हैं जब भी, तो टोटल जो 5 चैप्टर्स है अपन को इन 5 को भी थोड़ा थोड़ा सा याद करना है, क्योंकि एडीपीओ में पूछा जाता है चैप्टर्स कि कौन सा चैप्टर कहां से चालू होता है कहां खत्म होता है, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर वो प्रीलिम्स है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सब जगह यही होता है। और सब जगह सेक्शन 1 और 2 प्रीलिम्स की आती है, तो ये कोई जिसको प्रिलिमिनरी बोलते हैं, ठीक है। ये चैप्टर जो चैप्टर सेकंड है ये बड़ा छोटा है, सेकंड, उसमें केवल एक ही सेक्शन आती है जिसमें केवल डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन दी गई है, और सेक्शन आती है केवल 3। तो ये भी आपको याद हो जाएगा। तो देखिए 2 तो एक आपको अभी अभी याद हो गए होंगे। अब खेल बचा 3 का। अब 3 आपको चैप्टर्स याद रखने हैं। तो पहला पावर ड्यूटी, ये आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर के संबंध में। इसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है जिसको हम संरक्षण अधिकारी कहते हैं, इसकी नियुक्ति वगैरह, इसकी पावर वगैरह से रिलेटेड है। तो ये आपको एक अच्छा मेन चैप्टर है, ये आपका सेक्शन 4 से लेके 11 तक जाएगा। एक तो हमें ये चैप्टर देखना है। चैप्टर आप देखिएगा, अभी आपको लग रहा होगा, हो सकता है इंपॉर्टेंट ना लग रहा हो, लेकिन जब एग्जाम दोगे तब समझ में आएगा कि सर ने चैप्टर्स को बोला था। प्रोसीजर क्या होगा, ऑर्डर्स कैसे दिए जाएंगे, प्रोसीजर ऑर्डर वगैरह, रिलीफ वगैरह कैसे मिलेगी, तो इसके संबंध में आपका आता है चैप्टर 4। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में 18 से लेकर 22 जो सेक्शन आती हैं और इसी वहां पे ऑर्डर दिए जाते हैं। यहीं पे आपका क्या दिया जाता है, काउंसलिंग होती है और बहुत सारी चीजें। तो याद रखिएगा ये आपका चैप्टर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कौन सी सेक्शन से है, सेक्शन 12 से लेके सेक्शन आपका 12 से लेके कहां तक आ रहा है, सेक्शन 29 तक। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, 12 से लेके सेक्शन 29 तक। और लास्ट आपको पता होगा कि हर का मिसलेनियस ही होता है, ठीक है। जितने एडीपीओ पढ़ोगे सब में मिसलेनियस पढ़ेंगे। तो मेनली अपने ये 2 चैप्टर बचे अपन को जिनको अच्छे से याद रखना। पहला याद हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, लास्ट वाला याद हो जाएगा। केवल कितने चैप्टर याद रखने, 2 चैप्टर। और अगर ये 2 चैप्टर पे आपने कमांड बना ली तो आपका चैप्टर और सेक्शन से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मिसलेनियस है जो सेक्शन 30 से लेके 37 में, ये है तो छोटा, इसमें कुछ है भी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही है। अब आप बोलोगे कंफ्यूजिंग क्यों है, कंफ्यूजन ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शन मिलनी है वो हर चैप्टर में मिलनी है। जैसे गुड फेथ का लाभ कहाँ मिलता है, जैसे पब्लिक सर्वेंट कहाँ होता है, ये जो कॉमन सेक्शन है, तो ये चीजें याद रखिएगा जो आपको हर एक्ट में मिलेंगी। उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो आ जाइए अब आगे आ जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में अपन कुछ चीजें और देख लेते हैं। तो सबसे हमने बताया था कि ये जो एक्ट है ये किसका एक्ट है, आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्ट किसने बनाया है। तो याद रखिएगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इट इज अ एक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया जिसमें 37 सेक्शन, और 37 सेक्शंस को हेल्प करने के लिए, ये 37 सेक्शंस कैसे चलेंगी इसके लिए क्या बनाए गए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो टोटल 17 रूल्स है, अपन को नहीं पढ़ने हैं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा देयर आर 17 रूल्स। कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि सेक्ट में कितने रूल्स है, तो याद रखिएगा अपन को नहीं पढ़ने, ठीक है। एडीपीओ में नहीं पढ़ना, डीएलओ वालों को ये पढ़ने हैं, वो बाद में बात करेंगे। अभी सब यहाँ पे एडीपीओ के बच्चे हैं, डीएलओ का भी कोई नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये एक्ट महिला एवं बाल विकास, हमने आपको फिर से उसी दिन बताया था कि ये एक्ट किस अथॉरिटी के अधीन आता है। ऐसे हर एक्ट होता है ना, तो किसी मंत्रालय जो मिनिस्ट्री होती है उसके अंडर आता है। तो 2 मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये एक्ट। तो पहला जो मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं महिला एवं बाल विकास, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाला आ जाता है, ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। और दूसरा आ जाता है एचआरडी जिसको मानव संसाधन मंत्रालय कहते हैं, एचआरडी। तो भैया 2 ये याद रखिए, ये 2 मंत्रालयों के अधीन आता है। राइटिंग में मत पढ़िएगा, हम बोलते हैं
आप व्हाइट बोर्ड पर ज्यादा ना देखें, मेन मेरी चीजों को सुने, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप चीजों को बाद में भी राइट डाउन कर सकते हैं, ये आपको सारे के सारे लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेंगे। लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आप चीजों को अभी याद करें, ठीक है, अभी चीजों को मेमोराइज करें कि क्या हम बोल रहे हैं। जहां दिक्कत आती है आप चैट बॉक्स पे तुरंत लिखिए, आपको जैसे मैं एक सेक्शन कंप्लीट करूंगा, बीच में तो नहीं बताऊंगा, तुरंत आपको आंसर दूंगा। दूसरा, इट इज अ स्पेशल एक्ट, दूसरा लिख लीजिएगा जो नए जुड़े हैं, इट इज अ स्पेशल। ये कैसा एक्ट है? देखिए दो प्रकार के एक एक्ट होते हैं, शुरू में बता देता हूं, लोकल एक्ट, जर्नल एक्ट, तीन प्रकार के बोल दीजिएगा। एक होता है लोकल एक्ट, एक होता है जर्नल एक्ट, एक होता है स्पेशल एक्ट। आईपीसी का एग्जाम्पल है जर्नल एक्ट, जो जनरली लागू होता है, स्पेशल एक्ट जो स्पेशल सब्जेक्ट पर होता है, और लोकल एक्ट जो किसी एरिया पे लागू होता है, स्पेसिफिक एरिया पे, जैसे एमपी अकोमोडेशन, एमपी एलआरसी पढ़ते हैं, ये लोकल एक्ट है। जर्नल एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस जो जनरली लागू होता है, और स्पेशल एक्ट जो किसी स्पेशल सब्जेक्ट पे बनाया जाता है। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इट इज अ स्पेशल एक्ट, तो याद रखिएगा उसको स्पेशल एक्ट कहा गया है। दूसरा, हम आपको उस दिन भी लिखवाया था, फिर से लिखवा देता है, अजय कांत वर्सेस अलका का केस लिखना है। जल्दी जल्दी इसलिए मैं बता रहा हूं इन चीजों को, आपको लग रहा होगा सर जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ऑलरेडी चीजों को बता चुके हैं, टाइम नहीं देना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोग नए जुड़े हैं, तो ये बात है कि उनका समय बर्बाद ना हो। तो अजय कांत वर्सेस अलका, इस केस में क्या आया था, अजय कांत वर्सेस अलका, ये 2008 का केस है। इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ये एक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 और 21 के लिए लाया गया है। क्योंकि आर्टिकल 14, 15, 21 क्या करता है? आर्टिकल 14 कहता है कि हर व्यक्ति बराबर है, इट मींस महिला और पुरुष दोनों बराबर होंगे, मेल और फीमेल दोनों बराबर है। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी के साथ भी सेक्स के आधार पे, मतलब लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, विभेद नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। अगर महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा था, क्योंकि महिलाओं को अपन क्या मान रहे थे, कुछ पुरुष महिलाओं को निम्न दर्जे का मान रहे थे, तो उसके साथ वायलेंस करते थे। तो हमने कहा कि भैया वायलेंस अगर करोगे तो आर्टिकल 14 भी डैमेज हो रहा है। हमने कहा था कि अगर आप महिलाओं के साथ मारपीट या डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो, तो ये आर्टिकल 15 का भी वायलेशन है, आप सेक्स के आधार पर विभेद कर रहे हो। और आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है, राइट टू लाइफ और लिबर्टी का। और इसके साथ साथ 15 की जो 3 आती है, वो भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 15 का क्लॉज 3, जो कहती है कि चाहो अगर गवर्नमेंट चाहे तो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए क्या कर सकती है, स्पेशल लॉ बना सकती है, स्पेशल लॉ। तो इन सारी चीजों को क्या करना है, आपको देखना है। तो ये जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूं, क्योंकि अपन ऑलरेडी इन चीजों को पढ़ चुके हैं। कुछ चीजें ओल्डरी फैक्ट बता देता हूं कि अगर इस एक्ट का इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, तो इंटरप्रिटेशन हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ध्यान में रख के किया जाएगा, ठीक है। अगर इस एक्ट में कोई चीज का इंटरप्रिटेशन करना है, जैसे एक वर्ड को इंटरप्रिटेट किया गया था, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एक डेफिनेशन आती है 2Q में, जिसको रिस्पोंडेंट बोलते हैं, और रिस्पोंडेंट में वहां पे मिला है एडल्ट मेल पर्सन में लिखा है, वहां पे क्या, एडल्ट मेल पर्सन। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इस शब्द को इंटरप्रिटेट किया था, तो उसने फिर कॉन्स्टिट्यूशनल के अधिकारों को देखा था, कॉन्स्टिट्यूशनल के राइट्स को वगैरह को देखा था, और जब इसको क्या किया था, इंटरप्रिटेट किया गया था, तो उन्होंने बोला जो एडल्ट मेल पर्सन है, उस मेल पर्सन में फीमेल भी आ जाती है। लिखा तो मेल है, लेकिन मेल में फीमेल भी इंक्लूड कर ली गई। तो ये भी मैं आपको इस दिन बता चुका था। एक मॉनिटरिंग कमेटी की बात की गई है बनाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को मॉनिटरिंग कमेटी बनानी होगी, ऐसा है, लेकिन अभी तक मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बनाई गई है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ चीज इंपॉर्टेंट याद रखिए, कुछ सेक्शन आपको, एक सेक्शन याद रखनी है आपको इंपॉर्टेंट, जो है वो है एक्स पार्टे। इसमें एक्स पार्टे डिक्री होती है, ठीक है, एक्स पार्टे, ये हेड नोट से क्वेश्चन आएगा, इसलिए अभी बता देता हूं। अभी से याद रखिएगा सेक्शन 23, कुछ ऑर्डर्स इसमें दिए जाते हैं, अभी से बता देता हूं, 18 से लेके 22 तक ये ऑर्डर्स दिए जाएंगे। इन सेक्शंस को आप क्या करिए, ऊपर से याद कर लीजिएगा। कुछ चीजें और, कभी आपको ये फर्स्ट पेज में लिखना है जो अभी ये चीजें बता रहा हूं, ठीक है। इन ऑर्डर्स के आपको नाम भी याद रखने हैं कि कौन कौन से ऑर्डर्स है। टोटल 5 प्रकार के ऑर्डर, कितने, 5 ऑर्डर्स हैं, तो सेक्शन 18 से 22 आते हैं, आप उनको जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे। अब बात आता है कॉग्निजेंस और प्रूफ के संबंध में। कॉग्निजेंस और प्रूफ के संबंध में एक सेक्शन आती है जिसको हेड नोट से पूछा जाता है, वो है सेक्शन 32। इसके बाद एक और सेक्शन आती है जो जुडिक्शन की बात करती है, अधिकारता। जुडिक्शन का मतलब होता है अधिकारता, किसे अधिकारता होगी, किस न्यायालय को अधिकारता होगी अगर कोई मामले, इस मामले में, तो उसमें आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ऐसा कौन सी सेक्शन बोलती है, 27। इन चीजों को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया था ये एक्ट अप्लाई होता है वुमेन पर, और वुमेन के अंडर हमने इंक्लूड किया है
मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन। अब ये क्वेश्चन आता है, कभी आप इनसे पूछा जाता है कि वुमेन में कौन इंक्लूड है, तो कुछ लोग कह देते हैं मैरिड वुमेन है, कुछ लोग ज्यादातर यही कहते हैं कि मैरिड वुमेन। उस दिन भी जब मैं पहली क्लास बता रहा था तो किसी ने सवाल किया था कि सर जो अनमैरिड वुमेन है वो कैसे इंक्लूड हो जाएगी, तो मैंने कहा कि भैया मैरिड वुमेन तो ठीक है, शादीशुदा है, उसके साथ तो घरेलू हिंसा उसके ससुराल वाले करेंगे। अब किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, उसकी उम्र 10 साल है, 12 साल है, 15 साल है, या 25 साल या 30 साल भी उसकी शादी नहीं हुई, ठीक है, तो क्या उसके साथ घरेलू हिंसा नहीं हो सकती? बिल्कुल। वो जिसके साथ रह रही है, अपने चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, माता पिता के साथ जिसके साथ रह रही है, तो क्या उन लोग उसके साथ घरेलू हिंसा नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते? घरेलू हिंसा का मतलब केवल मारपीट नहीं है, पहले बात याद रखिएगा। इस एक्ट ने जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको बहुत एक्सटेंड कर दिया। सेक्शन जब 3 हम पढ़ेंगे ना डोमेस्टिक वायलेंस की, तो आप कहोगे कि बहुत सारी चीजें, मींस किसी को ताना मारना भी ये डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई लड़की से कोई ताना मार रहा है तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है। आप डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब, पहले हम अगर जनरली बात करें तो हमारे मन में आता है कि बोला कि उसने डोमेस्टिक वायलेंस किया, तो हमारे मन में आता है कि उसने मारपीट की होगी। नो, इट इज नॉट अ डोमेस्टिक वायलेंस। ये भी डोमेस्टिक वायलेंस, और इसके साथ भी बहुत सारी चीजें जो डोमेस्टिक वायलेंस है, और सारी की सारी डोमेस्टिक वायलेंस हमें कहां बताई गई है? डोमेस्टिक वायलेंस हमें सेक्शन 3 में बताई गई। तो अपन देखते हैं सेक्शन 3 में क्या डोमेस्टिक वायलेंस है, तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसी दिन बताया था कि इस एक्ट का इफेक्ट कैसा होता है। इफेक्ट हमने आपको बताया था, इस एक्ट का इफेक्ट होता है रेस्ट्रोपैक्टिव। तो ये भैया आपको हमने हेडिंग बता दी, ये ऑलरेडी उस दिन बता चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है। जो नए जुड़े होंगे उन्होंने देख लिया होगा। अब आ जाते हैं अपन सीधे, बात नहीं करते क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्योंकि टाइम कम है, ये याद रखिएगा, सिलेबस बहुत ज्यादा है। बीच बीच में आपको समय दूंगा। अभी आप क्या करिए, देखिए मेरा ये कहना है कि आपको मैं बीच बीच में 1-1, 2-2 मिनट का समय दूंगा, आप उसमें थोड़ा सा रिलैक्स भी करोगे, हम भी रिलैक्स करेंगे। दूसरी बात क्या है, आप उसमें क्वेश्चन भी पुट आउट कर सकते हैं। बीच में क्वेश्चन पुट आउट ना करें, जिससे आपका भी कंसंट्रेशन खराब ना हो, मेरा भी ना हो, ठीक है। इफेक्ट क्या है सर? रेस्ट्रोपैक्टिव। बिल्कुल, रेस्ट्रोपैक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है इसका भूतलक्षी प्रभाव है, मतलब ये पुरानी डेट से एप्लीकेबल होता है। बिल्कुल शशांक ने जैसा क्वेश्चन किया ऐसे ही क्वेश्चन किए जाए, जब एक सेक्शन हो जाए, जब मैं आपको टाइम दूं, बीच में क्वेश्चन मत करिए, बीच में आपका भी डिस्टर्ब होगा, मेरा भी होगा, क्योंकि आप क्या होगा फिर क्वेश्चन में दिमाग लगाओगे कि मैं ये पूछ लूं, वो अपन पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक देखेंगे। अब आ जाते हैं, अब थोड़ी देर के लिए क्वेश्चंस वगैरह आप टाइपिंग बंद, फिर से अपना कंसंट्रेशन आ जाए बेरेक्ट पे। अब निकाल लीजिए भैया बेरेक्ट। तो बेरेक्ट में हमें पहले देखना है, कौन सी सेक्शन देखनी है? सेक्शन देखनी है हमें, सेक्शन के पहले हम प्रियम्बल देखेंगे। प्रियम्बल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी प्रियम्बल से क्वेश्चन आए हुए हैं। नॉर्मली तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी प्रियम्बल से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ डेट्स। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुछ डेट्स जहां से आपके क्वेश्चन आए। याद रखिएगा, देयर आर सर्टेन डेट्स, कुछ ऐसी डेट्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन सी डेट्स हैं इनको थोड़ा सा देख लेता हूं, ठीक है। अब देखिएगा कौन कौन सी डेट्स हैं। पहला डेट है इसमें, पहली जो डेट है वो है, ये एक्ट राज्यसभा में लोकसभा में कब पास हुआ था। पहली डेट आती है कि ये एक्ट लोकसभा में कब पास हुआ था, ये लोकसभा में। तो भैया ये क्वेश्चन पूछेगा, ये इसलिए बता रहा हूं, नॉर्मली आपको हर एक्ट में लोकसभा की डेट को याद नहीं रखना है, लेकिन इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो ये पास हुआ था 24 अगस्त को, 24 अगस्त को ये एक्ट लोकसभा में पास हुआ था। अगर हम बात करें इस एक्ट को राज्यसभा में कब पास हुआ था, तो ये राज्यसभा में जो जो एक्ट होता है ये 29 अगस्त को पास होता है। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, हर एक्ट में अपन को लोकसभा राज्यसभा में पास होने की डेट नहीं पढ़नी है, जिस एक्ट से क्वेश्चन आए हैं उसी एक्ट की पढ़नी है। क्योंकि आप ये ना सोचिएगा कि आपको हर एक्ट में पढ़ाएंगे, नहीं, इस एक्ट में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए पढ़ाते। एक दो और एक्ट होंगे जिसमें लोकसभा राज्यसभा या ऑफिशियल गजेट में पब्लिश होने की डेट को अपन पढ़ लेंगे। इसके बाद आते हैं, इस एक्ट को ऑफिशियल गजेट में कब पब्लिश किया गया? ऑफिशियल गजेट में, ऑफिशियल गजेट होता है ना अपना, जो गजेट निकलते हैं, गजेट, ऑफिशियल गजेट होता है जो गवर्नमेंट का होता है, उसमें कब पब्लिश किया गया था इसको? 17 अक्टूबर को। तो ये तीसरी डेट हो गई। आप देखिएगा 5 डेट अपन को याद करनी है, 1 2 3। अब इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ डेट में। फोर्थ डेट आती है इसको, इस एक्ट को असेंट कब मिली थी? देखिए जब असेंट मिल गई थी फिर उसके बाद उसको क्या किया गया था? पहले असेंट मिली थी, तो असेंट की डेट देख लीजिएगा, असेंट की डेट इस पे आप लिख लीजिएगा 2006। पहले असेंट मिली थी, ये आप इसको बोल सकते हो, ये पहले हुआ था, फिर वो गजट में छापा गया था, और फिर वो लागू हुआ था। तो क्रमशः इसको आप ऐसा कर सकते हो, इसमें 4 नंबर लिख दीजिए,
इसमें 3 लिख दीजिए तो आपको थोड़ा सा इजीली याद हो जाएगा। तो ऊपर नीचे असेंट इसको मिली थी, असेंट का मतलब होता है स्वीकृति। प्रेसिडेंट किसको स्वीकृति कब मिली थी? 13 सितंबर, और 13 सितंबर में भी कौन सी डेट? 2005। तो देखिएगा 3 डेट आपकी 2005 हो गई, ये 2005 है, ये 2005 है, और ये 2005 है। और गजट वाली डेट और लागू होने वाली जिसको बोलते हैं कमेंसमेंट, मतलब प्रवृत्त होने की दिनांक, लागू होने की दिनांक, ये आपकी आ जाती है 26 अक्टूबर से। तो देखिए दो चीजें याद रखिएगा, दो डेटें आपको अक्टूबर की देखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको 5 डेटें बताई, आपको पांचों डेटें याद रखनी, सबको ही हो सकता है करे ना करे। ये 2006 है, ये 2006 है, तो दो डेट हो गई 2006 की, और ये तीनों डेट है ये 2005 के। तो ये जो ऊपर तीनों डेट लिखी है 2005 है, और नीचे डेट है जो 2006 है। तो इन पे थोड़ा सा गौर करिएगा, हो सकता है कभी अपन ईयर भूल जाए, कभी अपन डेट भूल जाए। तो इस एक्ट में आपको टोटल 5 डेट्स याद करनी है। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? प्रियम्बल की। ये प्रियम्बल पढ़ा दूंगा, उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये सेक्शन कंप्लीट कर दूं, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन एट अ टाइम निपटाए जाएंगे, परेशान मत होइएगा। आप ये बोलोगे रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। मेरा बोलने का मतलब ये था कि चैट आपकी वॉइस इसलिए बंद किए हुए, तो ऐसा नहीं डिस्टर्बेंस हो, तो डिस्टर्बेंस को बंद करने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछेगा फिर दो पूछेगा। आज बहुत सारे लोग एनरोल भी नहीं हो पाए हैं अभी, तो कल तक हो सकता है और लोग भी एनरोल हो जाए। तो चलिए अपन आते हैं। कोशिश एक चीज मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, अपन दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे। एमपी में आपको दोनों लैंग्वेज पे बराबर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि अपन को इंग्लिश ही आती है और अपन बन जाए तो वहां दिक्कत आएगी, और हिंदी में अगर केवल आती है तो वहां भी दिक्कत आएगी। कोशिश करिए कि इंग्लिश वालों को हिंदी आए और हिंदी वालों को इंग्लिश आए, दोनों लैंग्वेज में अपन को बराबर की कमांड करनी है। सबसे पहले तो चीज इसको याद रखिएगा। अगर मैं किसी सेक्शन को इंग्लिश में पढ़ता हूं तो हिंदी वाले ये मत सोचिए कि सर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, आप हिंदी में पढ़ लीजिए इस सेक्शन को। और मैं अगर किसी सेक्शन को हिंदी में पढ़ रहा हूं, रीड आउट कर रहा हूं, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसको इंग्लिश में रीड कर लीजिए। और अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है या वर्ड आता है जो नहीं समझ में आ रहा, तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बताने को भी तैयार हूं। क्योंकि हर सेक्शन को दोनों में पढ़ेंगे तो डबल टाइम कंज्यूम होता है। तो जैसे एक सेक्शन को हिंदी में पढ़ लेंगे, एक को इंग्लिश में पढ़ लेंगे, तो दोनों का हो जाएगा। तो देखिएगा ये एक्ट बोल रहा है, the act to provide for more effective protection of the right of women guaranteed under the constitution। ये कहता है ऐसी महिलाओं को जो कुटुंब के भीतर रहती, कुटुंब का मतलब होता है फैमिली में, जो महिलाएं फैमिली में रहती हैं और फैमिली में रहती हैं, और उन महिलाओं के साथ क्या होती? हिंसा, हिंसापन बोल सकते हैं। उन महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? उन महिलाओं के साथ वायलेंस हो रहा है। देखिए ये एक्ट कह रहा है कि ऐसी महिलाएं जो फैमिली में रहती हैं, ऐसी वुमेन, महिलाएं जो कुटुंब में रहती है, कुटुंब का मतलब होता है फैमिली में, और फैमिली में उनके साथ वायलेशन होती है। अब अगर उनके साथ वायलेशन हो रही, तो हमने आपको पहले बताया था कि जो उनके फंडामेंटल राइट है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो क्या होते हैं? वायलेट होते हैं। अब इन्हीं फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को हमें बचाना था। हम चाहते थे कि महिलाओं के जो फंडामेंटल राइट्स है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, वो बचे रहे। तो इसी के लिए हम एक एक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो आपसे कभी कोई पूछ सकता है इंटरव्यू में, या नॉर्मली भी पूछ सकता है, इस एक्ट को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस एक्ट? इस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या है? तो बोल देना जो महिलाओं के साथ फैमिली में वायलेशन क्या होती, फैमिली वर्ड यूज किया गया है। तो देखिए पहला चीज हम आपने बोला था ना, ये दोनों पे लागू होता है। वुमेन के अंदर अब ये तो लिखा नहीं है मैरिड वुमेन, वुमेन के अंदर मैरिड वुमेन भी आ जाएगी और अनमैरिड वुमेन भी आ जाएगी, दोनों आ जाएगी। दूसरा फैमिली, फैमिली में ये नहीं लिखा है कि ससुराल पक्ष या मायका पक्ष, जिसको अपन बोलते हैं कि लड़की वालों को घर या लड़के वालों को, यहाँ पे फैमिली बोला गया है। तो फैमिली तो दोनों होती है ना, वो कहीं भी रह रही है, जिसको फैमिली मानती है, तो वो भी हो रहा है। और वायलेशन बोला गया, उसके साथ वायलेशन किया जाता है, जिससे उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और कॉन्स्टिट्यूशन राइट में उसके फंडामेंटल राइट्स भी आ जाएंगे, ठीक है, तो वो वायलेट होते हैं। तो उसी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस एक्ट को लेके आए हैं, जिस एक्ट में क्या करेंगे, हम बहुत सारे ऑर्डर पास करेंगे, जिस एक्ट में हम उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, जिस एक्ट में हम क्या करेंगे, अगर कोई व्यक्ति इन ऑर्डर्स को नहीं मानेगा तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या करेंगे, पनिश करेंगे। तो हमने आपको उसी दिन बताया था कि ये एक्ट कैसा है, सिविल नेचर का। देखिए एक चीज बताना भूल गए कि ये एक्ट सिविल नेचर का है। तो बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है, अरे बोले सर वो सिविल नेचर का कैसे हुआ? क्योंकि वर्ड दिमाग में आता है डोमेस्टिक वायलेंस। जैसे वर्ड डोमेस्टिक वायलेंस मन में दिमाग में क्लिक करता है तो हमें ये लगता है कि अरे डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक मतलब मारपीट, और जहां मारपीट दिमाग में आई तो हम बोल देते हैं वो क्रिमिनल। लेकिन ऐसा नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत प्रकार की है, हम सेक्शन 3 में देखेंगे। और दूसरी बात,
हम कहते हैं चलो मारपीट भी मान ली हमने, तो ये सेक्शन मारपीट के लिए तो आईपीसी की आपकी हर्ट वगैरह लग जाएगा, क्रुएल्टी की सेक्शंस लग जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये केवल इतना कह रही है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर क्या है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, तो डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए कुछ ऑर्डर देगा, ऑर्डर को मतलब हम बोलते हैं आदेश देगा। और अगर जिस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसको हम बोलते हैं रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट ठीक है, रिस्पोंडेंट, और जिसको हम क्या बोलते हैं रिस्पोंडेंट, प्रार्थी, हिंदी में बोलते हैं प्रार्थी, जिस रिस्पोंडेंट के विरुद्ध आदेश दिए गए हैं, अगर वो रिस्पोंडेंट उन आदेशों को नहीं मानता है, इन दैट कंडीशन वो क्या होगा, पनिशेबल होगा। तो याद रखिए, डायरेक्टली आपको पनिशमेंट नहीं मिलती है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। आपको आप कहोगे किसी ने मारपीट किया घर में, तो भैया क्रुएल्टी की सेक्शन बैठी है ना आपकी 498A, 498A। आप कह रहे हो मारपीट की है तो 323 आईपीसी की, 324 भी लग सकती है, 325, 26 ये सारी लग सकती है। तो अब उसमें डोमेस्टिक वायलेंस के लिए चक्कर में ही क्यों बैठे हो कि डोमेस्टिक वायलेंस का मुख्य उद्देश्य है कि रोकना और महिलाओं को उनके अधिकारों को प्राप्त कराना। तो ये चीजों को थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ये आपकी हो गई चीजें। एक्ट नंबर का उस दिन मतलब बता दिया था, फिर से नहीं बताऊंगा। एक्ट नंबर का मतलब होता है, इसका नंबर है एक्ट नंबर 43 ऑफ 2005। इट मींस ये 2005 में जिसे एसेंट मिली थी, ऐसा 43rd एक्ट था। इस एक्ट के पहले कभी आपसे कोई पूछ ले कि भैया जो एक्ट नंबर लिखा रहता है इसका क्या रोल होता है। कभी क्या होता है कि एक तो एक्ट के नाम एक जैसे हो जाते हैं, मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि एक हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है। तो जैसे अब समझिएगा, आपका नाम राहुल है, दूसरे का नाम राहुल है, मोहल्ले में दो राहुल होते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो आया स्पीड पोस्ट, तो अब पता नहीं चला कौन से राहुल का आया, तो राहुल के नीचे उनके पिता का नाम लिखा रहा होता है राहुल। जैसे आपके साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ चलती है, तो इनके साथ ही इनकी डेट ऑफ बर्थ है कि भैया ये वाले एक्ट हैं जो घरेलू हिंसा अधिनियम, ये 2005 में पैदा हुए थे। आपको इस प्रकार से याद रखना है। तो कोई पूछे कि भैया इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो बोल देना ये इनकी डेट ऑफ बर्थ तो अपन पढ़ चुके, लेकिन ये 2005 में पैदा हुए थे, इनको एसेंट मिल गई थी, फिर इसमें बहुत सारी डेट से याद करना है। तो मेनली ये हो गया। अब आ जाते हैं अपन आगे, अब आ जाते हैं अपन आगे। अब आगे अपन देखेंगे चैप्टर फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं अपन सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट आपकी बात करता है प्रिलिमिनरी की, जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक, जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक। अब यहां पे दो तीन चीजें बताई गई हैं मेन, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमिटमेंट, इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ क्या है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी डेफिनेशंस बताई गई हैं, तो हमें डेफिनेशंस को भी क्या करना है, बहुत अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पे, जहां पे दिक्कत आए पूछ लीजिए। क्या कोई डाउट है, एक बार बता दीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक थम्स अप करके बताइए। अगर डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए, नहीं हो तो थम्स अप करके बताइए। हम आगे चलते हैं, हम हर सेक्शन के बाद आपसे एक दो सेक्शन के बाद पूछ लेंगे। अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सबका? चलिए यहां तक क्लियर है, चलिए अपन आगे चलते हैं। जहां भी डाउट होगा हम अपन हर सेक्शन के बाद आपको टाइम देंगे कि अपना भी समय बर्बाद ना हो, दूसरे का भी ना हो। चलिए सबका क्लियर है, अब आ जाइए। चलिए अब टाइप करना बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, किसी को दिक्कत नहीं, जिसको होगी तो वो टाइप करके पूछ लेगा। अब आते हैं सेक्शन फर्स्ट, प्रिलिमिनरी। ये तीन चीजों की बात करते हैं। शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल मतलब जिसको बोलते हैं संक्षिप्त नाम, उसका नाम क्या होगा। दूसरा उसका एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब विस्तार कहां तक होगा। तीसरा आता है कमिटमेंट। अब आप ये मत सोचिएगा हमारी राइटिंग इतनी बुरी है, इतनी बुरी नहीं है, पेन टैप से लिख रहे हैं तो इतनी बुरी लग रही। हो सकता है कोई सोच रहे हो पता सर को लिखना ही नहीं आता, हो सकता है कुछ दिन में हम क्या हो जाए, थोड़े रमा हो जाएंगे। अभी अभी रिसेंटली चालू किया है पेन टैप से लिखना, पहले व्हाइट बोर्ड यूज करते थे, पीछे लगा हुआ है, तो ठीक है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, अभी उतना परिपक्व नहीं हुआ है। और कुछ दिन के बाद आपको अनअकैडमी में भी हम दिखेंगे, ठीक है। अनअकैडमी में भी जानबूझ के नहीं पढ़ा रहे हैं, अनअकैडमी में मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है पढ़ाने का, और वहां पे आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। अब ये नहीं है कि आप बोलोगे सर वहां भी पैसा लगेगा, वहां पे आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, जो भी आपका होगा एक आध मैं वहां पढ़ा दूंगा। तो रिसेंटली आपको बहुत जल्दी हो सकता है मैं अनअकैडमी में मिलूं, क्योंकि मैं भी उनको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मेरा सब कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन हो चुका है, तो मैं अभी क्या नहीं कर पा रहा हूँ, उन्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे कुछ टाइम की वो है कि कितना टाइम। तो मैं अभी क्या एडीपीओ में अपने बैच पे लगा हुआ है, मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं अपने बैच को कंटिन्यू करूँ, और मेरी क्योंकि मैंने अगर आपकी जिम्मेदारी ली है तो मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ उसको, और मैं कुछ दिन बाद आपको दिखूंगा वहां पे, तो आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अपन आ जाते हैं प्रिलिमिनरी, ठीक है। मैं अब इसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमिटमेंट की बात की गई है, तीन चीजों की, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, तीन चीजें बताई गई हैं। तो सबसे पहले एक इसका नाम क्या है, तो नाम तो पता है, बताने की जरूरत नहीं है, द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन क्वेश्चन बनता है यहां से, नाम कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि एक्ट का क्या नाम है, क्वेश्चन बनेगा इसका एक्सटेंड, विस्तार।
इसका क्वेश्चन बनेगा विस्तार, एक्सटेंड। अब इस एक्ट का एक्सटेंड क्या है? तो पहले जो ये एक्ट था वो इस प्रकार से लागू होता था, ये अपन बोल सकते हैं ये भारत है, समझ लीजिए, ऐसा है नहीं है कि समझ लीजिए ऐसा ऐसा है। तो ये जो ऊपर ये मुकुट जैसा दिख रहा है ना, जिसको हम कश्मीर कहते हैं, ये पहले यहां पर एप्लीकेबल नहीं होता था। ये केवल कहां एप्लीकेबल होता था? ये इस एरिया पे एप्लीकेबल होता था, इंडिया के अदर स्टेट्स पे एप्लीकेबल होता था, ठीक है। लेकिन अब हम बात करें, अब अब ये 2019 से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये एक्ट ऑल इंडिया पे एप्लीकेबल होने लगा है। नाउ दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन आप ओटी लगाएंगे तो थोड़ा अच्छे से लगाइएगा, हो सकता है अपन जो पुरानी ओटी लगा रहे हैं उसमें क्वेश्चन आ जाए कि होल ऑफ इंडिया मतलब ये लागू होता था जम्मू कश्मीर को छोड़ के। तो भैया पुराने जो एक्ट्स हैं, एक बार मैं चीज फिर से क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। आप ओटियां लगाएंगे, क्या होगा? जो क्षेत्रपाल की ओटी आएंगी, अभी आपको कानून प्रकाशन की आएंगी, 50 चीजों की आएंगी, अपन को दुनिया से क्या मतलब, सबकी ओटी आएंगी। उन लोग क्या है, उनको क्या मतलब, उनको तो पुराने पेपर्स उठा के रख देने हैं। अब पास हो तुम, फेल हो तुम, हम कहते हैं किसी भी आप पब्लिशर की ओटी लगाइए, हम किसी का नाम रिकमेंड आपको नहीं कर रहे हैं, बस याद रखिएगा, दिमाग खोल के लगाइएगा। 95% ओटी सही होती है, 5% ओटी गलत होती है, और अगर आपने अंधविश्वास किया उन पे तो 5% ओटी आपको बाहर कर देंगी एग्जाम से। तो ओटियां लगाइए जिनको एमसीक्यू बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख के, क्या, क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स में अमेंडमेंट हो चुके हैं, जैसे इसमें केवल, इसमें ज्यादा अमेंडमेंट नहीं हुआ, इसमें केवल यही अमेंडमेंट है। आप पॉस्को एक्ट की लगाइए, आरटीआई की लगाइए, तो इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, ये जम्मू कश्मीर में लागू होने लगा है 2017 से। तो ये कब से लागू होने लगा है? तो आप लिखिए 31 अक्टूबर 2019। ये 31 अक्टूबर 2019 से होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, मतलब पूरे भारत में। होल ऑफ इंडिया का मतलब होता है पूरे भारत में। तो लिखिए इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत में लागू होने लगा है 31 अक्टूबर 2019। अब 31 अक्टूबर 2019 से क्यों लागू होने लगा? तो इसके पीछे रीजन है, बिकॉज, क्योंकि क्योंकि इस डेट से एक एक्ट लागू हुआ था जिसको बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019। तो 2019 जो जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट है, जो जम्मू कश्मीर को क्या करता है, रिकॉग्नाइज, जोड़ देता है भारत के साथ, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ता है, वो एक्ट लागू हुआ था कब से? 2019 से। और ये एक्ट लागू होने के बाद कब से ये एनफोर्स हुआ था? ये एक्ट कमिंस हुआ था, कमिंसमेंट की डेट आती है इसकी लागू होने की 31 अक्टूबर 2000। तो जैसे ये एक्ट लागू हुआ था तो क्या हुआ था? जैसे एक्ट लागू हुआ तो बहुत सारे जो एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होते थे वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होने लगे। पहली चीज, इस एक्ट को असेंट कब मिली थी? इस वाले को दो चीजें, ये लागू कब से हुआ था, ये तो लागू की डेट आ गई, लागू। इसको क्या मिलती? स्वीकृति, असेंट, जिसको स्वीकृति बोलते हैं। देखिए इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हिंदी में बोलते यार, हिंदी वाले परेशान मत होइएगा। इसे स्वीकृति मिली थी, मैंने आपको बताया था 9 अगस्त 2019। तो ये चीज है। अब जो ये एक्ट है इसमें बहुत सारे शेड्यूल है, लगभग 6 शेड्यूल है इसमें। तो इसका जो शेड्यूल 5 है वो इंपॉर्टेंट है, आपको इसको शेड्यूल 5 देखना है। किसका शेड्यूल 5? ये जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइज्ड एक्ट का। केवल इस एक्ट के लिए नहीं देखना, बल्कि जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी एक्ट्स हैं जो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होते थे, तो अगर वो होते हैं या नहीं होते तो ये इसका शेड्यूल 5 बताएगा। तो आपको इस एक्ट के लिए नहीं, मैं बोलूंगा कि जितने भी एक्ट्स अपन पढ़ेंगे डीपीओ में तो अपन इसको याद रखिएगा। तो इसमें बहुत सारी कॉलम्स दिए गए हैं। तो इसका जो शेड्यूल है, इसकी जो टेबल है, टेबल 1, इस टेबल 1 का जो सीरियल नंबर आपको मैं बता दूं, सीरियल नंबर 87 है। जो 87 सीरियल नंबर ये कहता है कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट अब क्या होगा, इस एक्ट की वजह से जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया पे लागू हो। तो ये यहीं से पता चलता है। तो आपसे कोई पूछे कि भैया कैसे पता, बोले बैरेट में तो अभी भी बहुत सारों में गलत लिखा रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे बोले बैरेट में कुछ भी लिखा हो, तो हमने तो भैया ऑफिशियल गजट पढ़ लिया है, जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट जो कहता है, उसकी टेबल 1 शेड्यूल 5 की कहती है कि उसका सीरियल नंबर 87 कहता है इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ये होल ऑफ इंडिया पे क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। दैट मींस नाउ ईच एंड एवरी एक्ट इज एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर लाइक एविडेंस टू। देखिएगा बहुत सारे एक्ट हो गए, कुछ में अभी डेट मेंशन नहीं है। अपन बोल सकते हैं 99% तो हो गए हैं, लेकिन अभी जिसमें डेट मेंशन नहीं है, सीधा सीधा है कि कौन से हुए हैं कौन से नहीं हुए, अपन अनुमान लगाने से बेहतर है शेड्यूल पढ़ ले। अगर जिनका नाम इस शेड्यूल में आ गया है
तो वो एप्लीकेबल होगा। अभी भी कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो अभी भी एप्लीकेबल नहीं हुए हैं, तो जिनका नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है तो वो नहीं होंगे, और जिनका नाम यहाँ पे आ रहा है तो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपकी सेक्शन 1 कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपन सेक्शन 2 में, जिसको डेफिनेशन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब तक सेक्शन नहीं कंप्लीट होगी, डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी, तो एक्ट में पढ़ने में क्या समझ में आएगा। तो अब आ जाते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन देखिएगा, हर एक्ट की लगभग हर एक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती है, कुछ को छोड़ के, जिनकी नहीं होंगी वो देख लेंगे। अब एक चीज याद रखिएगा, ये पहला एक्ट है इसलिए हम आपको बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, अगले एक्ट से आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब एक चीज याद रखिएगा, एडीपीओ का जो एग्जाम है, इस एग्जाम में अंदर से चीजें तो पूछी जाएंगी, कि जैसे पहला डेफिनेशन है एग्रीव पर्सन, जिसको व्यथित व्यक्ति कहते हैं, ये तो पूछा ही जाएगा। लेकिन 2A में क्या है, 2B में क्या है, 2C में क्या है, ये एग्रीव पर्सन कहां डिफाइन है, 2A में है, 2B में है, 2C में है, 2D में है। मींस जिसको अपन कहते हैं ना, इसको हल्के में ले जाते हैं, अपन ने सीधा ऊपर ऊपर से पढ़ा। हाँ चाइल्ड है, पर चाइल्ड पढ़ लिया, 18 साल हो गया, डोमेस्टिक रिलेशनशिप पढ़ लिया, डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ लिया, ठीक है, अच्छी बात है, अंदर से तो पढ़ नहीं पढ़ना है। लेकिन इन सेक्शंस में आप ये भी याद रखेंगे कि 2A में क्या है, 2B में क्या है, इसके साथ साथ अपन देखेंगे कि 2B में किसकी डेफिनेशन दी गई है। तो इनको अपन को बहुत ऊपर ऊपर से चीजों को भी देखना है। क्या होता है, हम नीचे डीपली तो पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट बना के, एग्जाम लोग फेल क्यों होते हैं इन एग्जामों में, हम डीपली बहुत पढ़ते हैं, अच्छी बात है डीपली, लेकिन हर एग्जाम में डीपली नहीं पढ़ना। दिल्ली का बच्चा आएगा, अच्छा डीपली पढ़ के आ रहा, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, डीपली पढ़ना चाहिए, लेकिन डीपली पढ़ने के साथ साथ एग्जाम पैटर्न रोल प्ले करता है। जो ये एग्जाम है, ये चीजें देखिए, पहले एक्ट में बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा बहुत सारी चीजें सर खींच रहे हैं, हर एक्ट में नहीं बताऊंगा कि आपको सेक्शन 2A 2B 2C याद करनी है, इस बार बता दिया, अगली बार आप अपने आप से सावधान हो जाओगे। तो पहला एक्ट बताने का मतलब है कि अपन को किन चीजों को पॉइंट आउट करना है। आप हमारे साथ पढ़ रहे हो तो मैं आपको पॉइंट आउट बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कहां कहां से बनते हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने एग्जाम दिए हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो ये बताता है कि यहाँ से 2A 2B 2C से पूरे के याद करते हैं। कुछ लोग फॉर्मूला बना के याद करते हैं डेफिनेशन, कुछ लोग डायरेक्ट याद करते हैं। मेरा कहना है जैसे याद होती है वैसे याद करो। कुछ लोग गाना बना लेते हैं, जैसे उन्होंने लिखा AC, ठीक है, B में C है, ठीक है, ACC, सॉरी ACC, अब कोई याद करेगा ACC सीमेंट, तो ठीक है, तो हो गया भैया याद आपको। फिर याद दूसरे में आ गया तो बोले ये इसमें आ गया A, इसमें आ गई B, इसमें आ गई C, तो 3 डेफिनेशन ऐसे याद हो गई। फिर दूसरे में आ गया DD DD D, अब देखिए कितने D, DD 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 DD, ठीक है। अब देखिए ये याद करने का तरीका, या कुछ लोग ऐसे याद करेंगे D स्क्वायर, अब ऐसे याद कर सकते हो ACC D स्क्वायर, नहीं अब तो पता नहीं क्या बन गया, क्यूब क्यूब बन गया होगा, मैथ भैया अपनी अच्छी नहीं है तो समझ लेना, भावनाओं को समझो। तब भैया ऐसा हो जाएगा आपको, तो ऐसे भी याद कर सकते, कुछ गाने से याद करते हैं। हमारा एक दोस्त था वो गालियों से याद करता था, तो हम आपसे नहीं कहेंगे आप गालियां याद करो, वो लोग सर फालतू की चीजें सिखा रहे हैं। तो लोग गालियों से याद करते हैं, वो लोग गाने से याद करते हैं डेफिनेशन। तो ये बहुत ट्रिक है, हम आपसे कहेंगे आपको जो ट्रिक याद होती है उससे याद करो, क्योंकि जो अपनी ट्रिक होती है दूसरे की ट्रिक भूल जाते हैं, लेकिन जो अपनी ट्रिक होती है ये अपन कभी नहीं भूलते, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्लियर हुआ भैया, आ जाइए आगे। सबसे जो पहली डेफिनेशन है 2A, अब अपन आते हैं डेफिनेशन, ये हिंदी में बोलता है व्यथित व्यक्ति। व्यथित व्यक्ति किसकी बात करती है, व्यथित व्यक्ति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एग्रीव्ड पर्सन। हम अपनी भाषा में बात करेंगे दोनों को छोड़ के, ये तो लॉ की है वो याद ही रखना है, आप अपनी भाषा में याद रख लीजिए। ये सेक्शन बात करती है विक्टिम की। विक्टिम, विक्टिम मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके साथ अपराध हुआ है, मींस विक्टिम यहां पे कौन होगा, केवल और केवल महिला होगी। देखिएगा रिस्पोंडेंट कोई भी हो सकता है, पहले तो ये थ्योरी चलती थी कि जो अपराध होगा, जिसको जो अपराधी होता है उसको रिस्पोंडेंट बोलते हैं, जिसको अभी हमने प्रार्थी बताया था, हिंदी में प्रार्थी। ये अपराध करेगा और किसके साथ अपराध करेगा, किसी महिला जे एग्रीव पर्सन के साथ, जिसको हम बोलते हैं व्यथित। ये कॉन्सेप्ट था पहले, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया गया। पहले यहां पे क्या वर्ड आता था, मेल आता था, लेकिन अब यहां पे मेल के साथ इंक्लूड कर दिया गया है फीमेल या वुमेन लिख लीजिए। मेल के साथ फीमेल लिखेंगे, लेकिन वुमेन लिख गया तो जो लिख गया वो लिखे रह दीजिएगा। लेकिन यहां पे कोई चेंजेस नहीं है, एग्री पर्सन जो व्यथित है, मतलब जिसके साथ अपराध हुआ है, वो केवल और केवल कौन होगी, महिला होगी। ही शी इज ओनली अ वुमेन।
अब देखते हैं, मतलब ऐसी महिला, अपन बोल सकते हैं व्यथित व्यक्ति, एग्रीव पर्सन, विक्टिम, या घरेलू हिंसा से शिकार व्यक्ति, अपन बोलते हैं ना शिकार हुआ है जिसका घरेलू हिंसा, या जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है। अगर ये कहीं भी ये सारे शब्द मिल जाते हैं तो आप समझ लीजिएगा एक ही बात कर रहे हैं, व्यथित व्यक्ति की। तो अब देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं, अभी एक इंग्लिश में पढ़ी थी, हिंदी में पढ़ देते हैं। ऐसी को एक व्यथित व्यक्ति से कोई ऐसी महिला, महिला मतलब वुमेन, महिला मतलब वुमेन, अभिप्रेत है जो प्रार्थी, प्रार्थी का मतलब होता है ये रिस्पोंडेंट, ये वर्ड बताया रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट मतलब वो ऐसा व्यक्ति जो अपराध कर रहा है, तो आप इस पे लिख सकते हो अपराध कर रहा है। अपराध कर रहा है मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है उस व्यक्ति को हम बोलते हैं प्रार्थी। हिंदी में भी फोकस करिएगा, जगह एडीपीओ बन जाओगे तो जो चार्जशीटें वगैरह आएंगी सब हिंदी में आएंगी, फिर वहां पे माथा ना पकड़ लेना। और इंग्लिश वालों से बोलेंगे कि जो इंग्लिश वाले हैं तो वो बिल्कुल इंग्लिश के चक्कर में मत पड़ जाइएगा कि इंग्लिश हो गया तो हम तो बिल्कुल वो हो गए, पता नहीं क्या समझ लो अपने आप को। जितना इंग्लिश में कमांड चाहिए उतनी हिंदी में चाहिए, एमपी में, दोनों लैंग्वेज में बराबर आपको कमांड चाहिए, तब आप कोई एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। चलिए आ जाते हैं। तो बोलता है कि से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रार्थी के घरेलू नातेदारी में है। घरेलू नातेदारी, एक वर्ड यूज किया गया डोमेस्टिक रिलेशन। घरेलू नातेदारी मतलब डोमेस्टिक रिलेशन, जो इस व्यक्ति के साथ डोमेस्टिक रिलेशन में है। और डोमेस्टिक रिलेशन को आपको परिभाषित किया गया है, डोमेस्टिक रिलेशन आपके बताए गए हैं, ये बताए गए हैं 2F में। डोमेस्टिक रिलेशन कहां बताए गए हैं? 2F में। 2F में आपके डोमेस्टिक रिलेशन बताए गए हैं। तो कोई ऐसी महिला जो किसी व्यक्ति के साथ, व्यक्ति मतलब व्यक्ति के अंदर हमने बताया था ना प्रार्थी, प्रार्थी में आपके मैन और वुमेन दोनों आ जाएंगे, उसके साथ क्या है वो डोमेस्टिक रिलेशन में है। और डोमेस्टिक रिलेशन क्या होता है वो आपको सेक्शन 2F में पढ़ लेंगे आगे। है या रही है, दोनों चीजें, पास्ट और प्रेजेंट की बात कर दी, अभी भी है या रही है। तो घरेलू हिंसा ऐसी महिला के साथ भी हो सकता है कि आप, अगर आपके साथ घरेलू हिंसा हुई थी आज उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, या हो रही है तो अभी भी कंप्लेंट कर सकते हो, तो दोनों कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएंगी। आखिरी है कि जिसका अभिकथित है कि वह प्रार्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा की शिकार है। लिखा है द रिस्पोंडेंट एंड हु इज एलिज्ड टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रिस्पोंडेंट। जिस महिला के साथ किसी व्यक्ति ने क्या किया है, डोमेस्टिक वायलेंस किया है, तो सीधा सीधा आपको ये कुछ वर्ड्स पकड़ने हैं, एक वुमेन वर्ड पकड़ना है, एक रिस्पोंडेंट वर्ड पकड़ना है, और तीसरा है जिसके साथ क्या है डोमेस्टिक रिलेशन वर्ड पकड़ना है, और एक एलिग्ड वर्ड पकड़ना है। तो मतलब डोमेस्टिक वायलेंस मतलब व्यथित व्यक्ति से ऐसी वुमेन, महिला अभिप्रेत है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस कहां हो रहा है? जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में अगर वो किसी के साथ रह रही हो और रिस्पोंडेंट के द्वारा की जा रही हो, किसके द्वारा? रिस्पोंडेंट। और रिस्पोंडेंट में बार बार याद रख लीजिएगा, रिस्पोंडेंट में मेल और फीमेल आपके दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेल बस इंक्लूड होगा, इसमें आपकी क्या हो जाएगी, मेल के साथ फीमेल भी इंक्लूड हो जाएगी। इसमें मेल के साथ क्या हो जाएगा, फीमेल भी, मेल और फीमेल दोनों आपकी इंक्लूड कर ली जाएंगे। क्लियर हुआ भैया? यहाँ पे कोई हिंदी इंग्लिश किसी चीज को लेकर दिक्कत? अभी देखिएगा 2-3 दिन आपको मेरी आवाज पकड़ने में, मेरी ट्रिक पकड़ने में लगेगा, 2-3 दिन मुझे भी लगेगा आपके साथ, मैं नया हूं, कि आप किस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं। तो 2-3 दिन स्मूथली चलते हैं, 2 दिन के बाद आप मुझे समझ जाएंगे, मैं आपको समझ जाऊंगा कि आपको क्या चीजें समझनी है और मुझे क्या चीजें समझानी है, फिर क्लास स्मूथली चलेगी। हाँ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार पूछ लीजिए, अदरवाइज थम्स अप कर दीजिए कि भैया कोई दिक्कत के नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? पहले एक बार ईमानदारी से बताइए भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एग्जाम निकालना है, ठीक है, इसलिए समझ में आना जरूरी है। ठीक है, बाकी लोग कहाँ गए? बाकी सो गए क्या? नो प्रॉब्लम, चलिए चलिए, ठीक है, बस बस, थैंक यू, बढ़िया। अपन आगे देखते हैं, अब आ जाइए। अब अपना दिमाग छोड़ दीजिए टाइपिंग से, देन आ जाइए आप किस पर, सेक्शन 2B पे, चाइल्ड। चाइल्ड को बहुत सारे एक्ट्स में डिफाइन किया गया। जुवलाइन जस्टिस पढ़ोगे तो वहां भी चाइल्ड डिफाइन है, पॉस्को एक्ट पढ़ोगे तो वहां भी चाइल्ड डिफाइन है, आप मैरिज प्रोबेशन एक्ट जिसको बोलते हैं बाल विवाह अधिनियम, वहां पे भी चाइल्ड डिफाइन है, आईपीसी में भी बहुत जगह चाइल्ड डिफाइन है, अलग अलग एज बताई गई है, और इसमें भी चाइल्ड डिफाइन है। अब आप बोलोगे चाइल्ड तो एक ही सब जगह क्यों डिफाइन किया? तो भाई अलग अलग रीजन हो सकते हैं, तो हमें तो पढ़ना है कि 2B में चाइल्ड डिफाइन। अब देखिएगा कंफ्यूजन क्या होगी अगर आपसे चाइल्ड पूछा जाएगा। कंफ्यूजन की बात ये आती है कि हम पढ़ेंगे 2B का चाइल्ड और पता चला यहाँ भी डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक कौन सा है, सॉरी, चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट, वहां पे अगर हम जाएंगे तो वहां भी भाई आपको क्या लिखा है, चाइल्ड, वहां पे 2A में लिखा है। अब कभी अपन को तो ये कंफ्यूजन होती है डीक्यू में
यहाँ वहां 2a में है, यहाँ 2b में, तो अपन को 2a की जगह अपन यहाँ का 2a की जगह वहां का 2b लगा देते हैं। तो इन चीजों को भैया बहुत अच्छे से याद रखना है, कहाँ पे 2a है और कहाँ पे 2b है, कहाँ पे 2c है और कहाँ 2d है, अदरवाइज बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम बताते जा रहे हैं आपको अभी से कि हर एक्ट में चाइल्ड को ही हर एक्ट में अलग अलग डिफाइन किया गया है, कहीं पे 2a, कहीं 2b, कहीं 2c, कहीं 2d, और बहुत सारे एक्ट में अलग अलग उम्र भी बताई गई है। तो अपन को जनरली चाइल्ड की उम्र याद रखनी है 18 साल, लेकिन अगर किसी एक्ट में अलग बताई, जैसे आईपीसी में 7 साल बताई गई है, 12 साल बताई गई है, 18 साल बताई गई है, 16 साल बताई गई है, बहुत सारी एजेस है। तो चलिए अभी आईपीसी की बात नहीं करते, इस एक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम किस पे, चाइल्ड पे। तो चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन, चाइल्ड मतलब कोई ऐसा व्यक्ति बिलो द एज ऑफ 18, जिसकी जो 18 साल से, मतलब चाइल्ड मतलब -18 का कोई पर्सन। पर्सन मतलब कोई ऐसा लिविंग बीइंग, कोई ऐसा लिविंग बीइंग, या हम लिविंग बीइंग की जगह बोले ह्यूमन बीइंग, कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग या मतलब कोई ऐसा मानव जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उसे हम चाइल्ड के अंडर इंक्लूड करेंगे। किसके अंदर, बालक के अंदर। वो क्या माना जाएगा, बालक माना जाएगा। ही इज इंक्लूडेड अंडर चाइल्ड। एंड कुछ चीजें इंक्लूड कर दी गई है, अगर इतना ही लिखना होता हो सकता है डिफाइन ना करता। एंड 2-3 चीजें याद रखिए, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है इस चाइल्ड में। इस चाइल्ड में कोई एडॉप्टेड, स्टेप्ड और फॉस्टर, मतलब 3 लोगों को किया गया। दत्तक, दत्तक मतलब जिसको गोद लेते हैं, अगर किसी बच्चे को गोद लिया गया 18 साल से नीचे का, वो भी यहाँ पे आएगा। चाइल्ड मतलब गोद लिया हुआ, ऐसा कोई बच्चा है जिसको, जो आप 18 साल से कोई नीचे की लड़की है उसको आप गोद लिए और फिर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, तो क्या किसी को गोद लोगे तब डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा? बिल्कुल तब भी होगा। तो देखिएगा 3 शब्द यूज किए गए हैं, एडॉप्टेड। एडॉप्टेड का मतलब होता है, वर्ड यूज किया दत्तक, जिसको हमने क्या लिया है, गोद लिया है। दूसरा है सौतेला, स्टेप, स्टेप शन, स्टेप फादर अपन बोलते हैं। सौतेला मतलब जो उसके पिता या ओरिजिनल पिता या माता के अलावा। और तीसरा है फॉस्टर। फॉस्टर मतलब होता है जिनको जो बाल, जिनको देख रेख के लिए रखा जाता है ना, जिन बच्चों को, उनको बोलता है पोषित। पोषित मतलब जिनको देखभाल के लिए रखा गया है। अपन क्या करते हैं, कभी अनाथालय में बच्चों को रख देते हैं, या कभी बहुत सारे ऐसे होम्स बने रहते हैं। अभी अपन देखेंगे जुवलाइन जस्टिस एक्ट देखोगे ना जब, तब ये चीजें क्लियर होंगी कि फॉस्टर क्या होते हैं, स्टेप क्या होते हैं, एडॉप्टेड क्या होते हैं। बहुत ये सारी चीजें आपको जुवलाइन जस्टिस एक्ट में डिफाइन की गई है, जब देखेंगे कि भैया कैसे फॉस्टर का मतलब क्या होता है। लेकिन अभी हम देखते हैं 3 चीजें। दत्तक, दत्तक मतलब हमने आपको बता दिया अभी अभी, जिनको गोद लेते हैं। सौतेले, और जिसके अंदर पोषित बालक, पोषित मतलब जिनको पोषण वगैरह हम दे रहे हैं, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो 2 चीजें हो गई। ये थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ पे इनके, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन दे सकता है। कैसे क्वेश्चन बता देते हैं, ओटी बनाने वाला कैसे क्वेश्चन बनाता है आपको, आप अगर ये चीजें सीखोगे तो आपको अपने आप आएगा। वो आपसे पूछ सकता है कि अंडर सेक्शन 2B ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस की सेक्शन 2B में चाइल्ड में किसे इंक्लूड नहीं किया गया, नहीं किया गया, नेगेटिव। एक एडॉप्टेड देगा, एक स्टेप देगा, एक फॉस्टर देगा, और एक कुछ और दे देगा, कुछ और लिख देगा, बहुत सारी चीजें, ठीक है, कुछ और लिख देगा। अब आपको अगर नहीं पता तो फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर खिलना वहीं से चालू होता है। आप सोचोगे कि भगवान, जो जिसको मानते होगे, अब कोई भैया उस भगवान का भक्त है, कोई अल्लाह का भक्त है, कोई किसी का भक्त है, फिर उसी के भैया बचा लो अब, मतलब वहीं पे मंत्र जंतर सब चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी नौबत ना आए, तो उसके लिए ये है कि भगवान आपका मदद करेगा, नो डाउट, वो हमेशा करता है, लेकिन उसकी मदद करता है जो अपने खुद पढ़ के जाओगे। ऐसा तो ना कि पढ़ के ना जाओ भगवान मदद कर दे। तो भैया इन चीजों पे थोड़ा सा क्या करिएगा, जोर दिमाग लगाइएगा, एडॉप्टेड, स्टेप, फॉस्टर का क्या मतलब होता है, ठीक है। इन चीजों को क्या करिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन मैं बताते चल रहा हूँ किस टाइप से पूछे जाएंगे। पहला एक्ट है, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजों पे हम ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है आगे वाले में हम आपको डायरेक्टली बता दें, तो आप क्या कर लोगे, चीजों को याद भी कर लोगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता देता हूँ जहां से आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, तो उस पर आप देख सकते हो। आने के लिए कुछ भी आ सकता है, आप ये मत बोलिएगा, मुझ पर ब्लेम मत करिएगा बाद में कि सर आपने ये कहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पढ़िए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के थोड़े ज्यादा चांसेस होते हैं। एक तो 2A से ई आता है ज्यादातर, ठीक है, 2AEF। तो मैंने एग्जाम में देखा है GHIQS। इसके अलावा ये नहीं कह रहा हूं कि इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बल्कि ये सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इतना कहने का मतलब है। ये सेक्शंस पे ज्यादा गौर कर लीजिएगा, इनको हर प्रकार से ठोक बजा के याद कर लेना। आप इनके पॉइंट्स भी याद करिएगा, आप इन पे सब चीजों को याद आपको करना पड़ेगा। बाकी सेक्शंस याद करनी है, लेकिन
इन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। अब आते हैं सी पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हेड नोट से देख लेंगे। कंपनसेशन मतलब जो कंपनसेशन सेक्शन 22 में दिया जाता है, कुछ नहीं पढ़ना है, अब सेक्शन 22 पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कंपनसेशन, कंपनसेशन सेक्शन 22 के, इतना ही पढ़ना जितना बताया है। डी में भी कुछ नहीं पढ़ना है, बोला इंपॉर्टेंट नहीं है। कस्टडी ऑर्डर का मतलब क्या होगा, मतलब ये अपन ने बताया था ना हमने आपको, अभी 18 से लेके 22 तक बहुत सारे ऑर्डर है, ये वही बता रहा है। तो हमें 18 से लेके जब 22 पढ़नी है तो हम इनको काय को पढ़ेगा, और ऊपर से क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। दूसरा कस्टडी, कस्टडी का मतलब उसने बोल दिया, कस्टडी ऑर्डर का मतलब वो ऑर्डर जो सेक्शन 21 में दिया जाएगा। तो इन दोनों सेक्शंस को आपको इस प्रकार से, हर सेक्शन को डीपली भी नहीं पढ़ना है, हर सेक्शन को छोड़ना भी नहीं, जो सेक्शन जिस प्रकार से आती है उस सेक्शन को उस प्रकार से अपन को देखना है। अब आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमने आपसे बोली थी, एक आती है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। वर्ड आ रहा है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। अब देखिएगा घरेलू घटना रिपोर्ट। अब देखिएगा कौन सी आ रही है, डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट। एक रिपोर्ट बनाई जाती है, अगर किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट प्रोहिबिशन ऑफिसर बनाएगा। इसके रिपोर्ट कैसी होगी, इसके संबंध में एक रूल आता है। हमने बताया ना 17 रूल है, पढ़ने नहीं है, याद रख लीजिएगा, कभी इंटरव्यू में पूछ ले जाए, ना पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार भूल जाइएगा। इसका जो रूल 5 है, देखिएगा इसका रूल 5 है, मतलब जो 17 रूल है ना उसका जो रूल 5 है, ये बात करता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की। अभी अपन उसको रूल्स पढ़ने नहीं है इसलिए हम डीपली बात नहीं करेंगे, छोड़िए। अब आ जाइए डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट का मतलब क्या है। बोलता है कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मींस अ रिपोर्ट मेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म और रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेनेंट ऑफ अ डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम एन एग्रीव्ड पर्सन। घरेलू हिंसा रिपोर्ट से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जो किसी व्यथित व्यक्ति से किसी घरेलू हिंसा के किसी शिकार के प्रति प्राप्ति पर विहित प्ररूप से तैयार की जाए। तो ये सेक्शन कह रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट से ऐसी रिपोर्ट है जो किसी व्यथित व्यक्ति जो विक्टिम है उसके तरफ से, मतलब उसके साथ जिसके साथ क्या हुई है डोमेस्टिक वायलेंस ही, उसके तरफ से कोई रिपोर्ट बनाई जाती है। उसके तरफ मतलब उसके लिए रिपोर्ट बनाई जाती है। समझो किसी महिला के साथ क्या हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, जो डोमेस्टिक वायलेंस हुई है तो उस महिला के संबंध में रिपोर्ट जो बनाई जाएगी, और किस महिला के किस संबंध में रिपोर्ट बनाएगी, जो महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट बनाई जाएगी महिला के लिए, उस रिपोर्ट को डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट कहते हैं। बस इतना याद कर लीजिएगा। 2C याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि 2E में क्या डिफाइन है, इसको ऐसे ही याद करना है। इंपॉर्टेंट है लेकिन इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं 2F। 2F बात करता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप, घरेलू नातेदारी। डोमेस्टिक रिलेशनशिप, डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात करता है। व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक रिलेशनशिप, हिंदी में बोलते हैं घरेलू नातेदारी। घरेलू नातेदारी। अब घरेलू नातेदारी क्या है भैया, तो ये सेक्शन कह रही है घरेलू नातेदारी के बारे में। अब 2-3 चीजें देखिएगा। घरेलू नाती से दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है, मतलब ए और बी के बीच में रिलेशन। घरेलू नातेदारी का मतलब होता है, डोमेस्टिक रिलेशन से मतलब है दो लोगों के बीच का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन 2 पर्सन्स, दो व्यक्तियों के बीच में, ए और बी 2 व्यक्ति हो गए जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके, मतलब जो एक साथ रहे हो, शेयर हाउस होल्ड। समझिएगा, एक महिला और पुरुष की शादी हुई, ये हो गया, समझिए मेल है, ये फीमेल है, इनकी शादी हुई, शादी के बाद दोनों एक साथ रहे, अगर वो एक साथ रहे हैं तभी डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, याद रखिएगा। एक महिला है, उसका फादर, ये उसका फादर है, और ये एक लड़की है, एक बोल सकते हो गर्ल, ये एक ही घर में रहते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। अगर एक व्यक्ति कहीं अलग रहता है, ये ए जगह यहां पे रहता है, बी यहां पे रहता है, मतलब इनका शेयर हाउस होल्ड नहीं है, इनकी साझी गृहस्थी नहीं है, साझी गृहस्थी मतलब साथ में नहीं रहते, तो आपका डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो सकता है कोई और ऑफेंस हो, क्रूएल्टी हो जाए, हो सकता है कोई भी ऑफेंस हो, लेकिन इस ऑफेंस के लिए बड़ा जरूरी है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कि दोनों क्या होते हो, साथ में रहते हो। पढ़िएगा, घरेलू नातेदारी से दो व्यक्तियों के बीच ऐसे नातेदारी अभिप्रेत है, मतलब दो व्यक्तियों के बीच में ऐसे नातेदारी अभिप्रेत है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हो, जो क्या करते हो, एक साथ रहते हो दोनों, मतलब क्या रखते हो, लिव्ड टुगेदर। ठीक है, साझी गृहस्थी का मतलब होता है शेयर हाउस होल्ड, या किसी समय रह चुके हो, या अभी नहीं रहते हो, कभी पहले रह चुके हैं। जब वे समरसता विवाह
द्वारा या विवाह, दत्तक ग्रहण की प्रकृति या किसी नातेदारी द्वारा संबंधित है, या किसी एक अभिव्यक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य हैं। अब जो ये एक साथ रह रहे हैं शेयर हाउस होल्ड में, क्यों रह रहे हैं? कुछ रीजंस की वजह से। रीजन, एक ने दूसरे को अडॉप्ट किया, अडॉप्शन की वजह से साथ में रह रहे हैं। मैरिज, अब पति पत्नी साथ में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि मैरिज हुई है। कोई व्यक्ति सौतेला बच्चा है, उसको अडॉप्ट कर लिया गया, तब वो रह रहा है, ठीक है। इसके बाद बोला गया वो सेम एंसेस्टर के थे, मतलब वो भाई बहन है, मतलब उनके पूर्वज एक ही थे, तो साथ में रहते। ऐसे नहीं बोलता कि हमारा खानदान के सभी लोग एक जगह रहते, सेम एंसेस्टर से रिलेटेड थे, मतलब उनके पूर्वज एक थे, या उनका ब्लड रिलेशन है, जैसे भाई बहन है, माता पिता है, या एक है माता और पिता और उसका बेटा, ये क्या है? ब्लड रिलेशन एक है उनका। तो इन रिलेशन की वजह से ये साथ में रह, रहने के पीछे कोई रीजन तो होना चाहिए कि साथ में क्यों रह रहे। बोले कहीं घर नहीं मिल रहा था तो आके रहने लगे, ऐसा नहीं। कोई नॉर्मल कोई व्यक्ति आपके पास आके रह रहा है जिससे ये रिलेशंस नहीं है आपके, और फिर आप उसके साथ अगर कोई वायलेंस करते हो तो वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं आएगी। डोमेस्टिक का मतलब घर से है, और घर का मतलब अगर आप घर में साथ में रहे हो, कुछ रिलेशन स्टैब्लिश होने चाहिए। इंग्लिश में देख लीजिएगा, डोमेस्टिक रिलेशन मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन, डोमेस्टिक रिलेशन का मतलब होगा रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशनशिप, हु लिव्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जो पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हुए? सेम रहे हो, ठीक है। एट अ पॉइंट लिव टुगेदर, जो साथ में रहे हो। इन अ शेयर हाउस होल्ड, मतलब जो साझी गृहस्थी में रहे हो। साझी गृहस्थी को भी डिफाइन किया गया है, जो साझी गृहस्थी है उसको 2S में डिफाइन किया गया है। ऐसा नहीं कि इसको डिफाइन नहीं किया, साझी गृहस्थी आप समझ ना रहे होगे, शेयर हाउस होल्ड इसको 2S में डिफाइन किया गया है। शेयर हाउस होल्ड व्हेन दे आर रिलेटेड बाय, ठीक है, मैरिज, रिलेशनशिप, कंजुगेटी, नेचर ऑफ मैरिज, एडॉप्शन, आर फैमिली मेंबर, तो मतलब इन रिलेशन से, मतलब बता दिया उसने ये रिलेशन है। एक जो वर्ड आ रहा है ना, देखिएगा ये वर्ड, इसका मतलब देखिएगा, कंसैंग्युनिटी। कंसैंग्युनिटी का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको समरकता बोला गया है। इसका मतलब होता है सेम एंसेस्टर से रिलेटेड। सेम एंटर मतलब जिनके पूर्वज एक ही होते हैं। तो जब पूर्वज एक होते हैं आपके, पूर्वज एक, तो वो उस कंडीशन में इस वर्ड को एक बोला जाता है सेम एंसेस्टर या ब्लड रिलेशन, मतलब आपके पूर्वज एक ही है, या आपका खून का रिश्ता। बोलते हैं ना कि मेरे भाई भाई में खून खून का रिश्ता है, तो खून खून का नहीं कि ऐसा ही कि कहीं दूसरे में खून लगाओ। हो सकता है तुम्हारा एक पॉजिटिव है, उसका बी पॉजिटिव हो, तुम्हारा ए है, उसका सी है, ऐसा भी तो होता। लेकिन मतलब इसका केवल ये है कि खून खून का मतलब कि आपके एंसेस्टर सेम थे। ऐसा नहीं कि उसका बोले खून का मतलब होगा कि बोले हमारा अब किसी के घर में किसी का ए है और किसी का बी है, तो ऐसा तो नहीं कि तुम लोग भाई बहन नहीं हुए। भैया वो चीज अलग है, ये चीज अलग है, ठीक है। तो यहां तक भैया समझ में आया कि नहीं आया? अब प्रश्न आता है, देयर इज अ क्वेश्चन। समझ में आ रहा है भैया आप लोगों को? ऐसा तो नहीं नहीं समझ में आ रहा। देखिए अपन तो मेहनत कर ही रहे, आप लोग भी मेहनत करोगे, सिलेक्शन मिलेगा। देयर इज अ क्वेश्चन, क्या जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, जिसको हम बोल रहे हैं नातेदारी, ठीक है, घरेलू नातेदारी, क्या कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है? लिव इन रिलेशनशिप में वर्ड आता है, लिव इन रिलेशनशिप होता है। तो लिव इन रिलेशनशिप में जैसे मेंटेनेंस का अधिकार भी मिल गया, अब तो लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई महिला रहती है, तो प्रश्न आता है कि अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है महिला, तो क्या उसके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस हो सकती है? तो बोलता है कि अगर नॉर्मली तो बोला गया कि हर कंडीशन में नहीं, लेकिन कुछ कंडीशन में डोमेस्टिक वायलेंस पर भी एप्लीकेबल हो सकता है। हम क्या बोल रहे हैं? हर कंडीशन में जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस किसी महिला के साथ, ऐसी महिला के साथ हो जाए, हर कंडीशन में जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जब हो सकता है। तो इस पे केस आया था, लेकिन मैं केस नहीं बताऊंगा यहाँ पे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और चाहो तो आप लिख सकते हो डी वैसु सामी, डी वैसु सामी वर्सेस, केस आएगा नहीं, पहले बता दिया, लिख लो तो लिख लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। डी, ये पूछा जा सकता है भले, क्या लिव इन रिलेशनशिप में महिला के हो, तो लिव इन रिलेशनशिप में भी तो महिला आपके साथ, लिव इन रिलेशनशिप को भी शादी का दर्जा कहीं कहीं दे दिया जाता है, ठीक है। तभी शादी का दर्जा ना दिया जा, मतलब शादी है नहीं है लेकिन शादी जैसा मान लिया जाता है, तभी तो आपको क्या किया जा रहा है, आपको मेंटेनेंस वगैरह भी दिलाया जाता है। लिखा है पतचई अम्मल, पतचई अम्मल। केस आएगा नहीं, ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले बता दिया, परेशान मत होइएगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आ जाते हैं भैया, छोटी छोटी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से 2G बताया गया, 2G में आया बोला है कि डोमेस्टिक वायलेंस को बताया गया है। तो यहाँ पे अगर डोमेस्टिक वायलेंस बताया गया होता तो बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाती है, लेकिन ये कहती है, ये रेफर कर देती है कि भैया हमसे ना पूछो। पहले अपन का 2G में बोला कि भैया क्या है 2G, बोले बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बोले क्या है, बोले डोमेस्टिक वायलेंस। अपन ने 2G से पूछा भैया डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती, बोले हमसे ना पूछो, जाओ सेक्शन 3 से पूछो। तो सेक्शन 3 में जाके हम पूछ लेंगे, जब तुमसे फिर काय को पढ़ेंगे जब तुम्हें कुछ बता ही नहीं रहे हैं। तुम यही तो बता रहे जाओ सेक्शन 3 से पूछ लो, जाके सेक्शन 3 से पूछ लेंगे। अपन ने पढ़ा था एक बार एविडेंस में रेफरी का सिद्धांत, सेक्शन 20, वो कहता था उससे पूछता, वो कहता जाओ उससे पूछ लो। जब उससे ही पूछना है तो तुमसे काय को पूछेंगे, तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं रही, हम जाके किससे पूछेंगे, सेक्शन 3 से। तो सेक्शन 3 बन जाती है वेरी इंपॉर्टेंट, आपका कोई रोल ही नहीं रहता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट, डाउरी। डाउरी प्रोविशन एक्ट, डाउरी का मतलब होगा डाउरी प्रोविशन एक्ट की जो सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया, आपसे पूछा जाएगा डाउरी का मतलब। डाउरी का मतलब होता है दहेज। दहेज का मतलब क्या होता है भैया, तो बोल रहा है दहेज का वही मतलब होगा जो डाउरी प्रोविशन एक्ट 1961 की सेक्शन 2 में डिफाइन है। जो डाउरी प्रोविशन एक्ट की सेक्शन 2 में डिफाइन है वही डाउरी। अब डाउरी प्रोविशन एक्ट की सेक्शन 2 में क्या है, वहां बोला गया है कि भैया कोई भी पैसा लेन देन, दहेज लेना देना, दहेज के लिए एग्रीमेंट, दहेज के लिए एडवर्टाइजमेंट, कोई मॉनेटरी, मॉनेटरी मतलब उसको पैसों के रूप में ले सकते हो, उसको चेक के रूप में ले सकते हो, या किसी भी प्रकार से लाभ, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस करेगा। डोमेस्टिक वायलेंस भी एक्ट अपन को पढ़ना है, जब पढ़ेंगे तो अपन देख लेंगे वहां पे। बस इतना याद रखिए, हर चीज जो पैसा वगैरह लेना, डिमांड करना, एग्रीमेंट, एडवर्टाइजमेंट, हर चीज इसके अंदर डाउरी के अंदर आ जाती है जब पढ़ेंगे एक्ट। तो बोल बस इतना याद रखिएगा, डाउरी का मतलब क्या होता है, जो सेक्शन 2 डाउरी प्रोविजन 1961 में बताई गई है वो होता है। मजिस्ट्रेट का देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लीजिएगा। मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है हम आपको बता चुके थे। मजिस्ट्रेट का मतलब होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये दोनों होंगे। और दूसरा बताया गया, इसी के साथ आपको देखना है, जब भी ये याद रखिएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो सीआरपीसी की भैया सेक्शन 11 याद रखिएगा, रिकॉल करा देते हैं अभी से। सेक्शन 11 सीआरपीसी की, सेक्शन 11 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ऑफिस बनता है। और जब भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पढ़िएगा तो सीआरपीसी की सेक्शन 16 याद रखिएगा। ये कनेक्टिविटी बनवाती, याद यहाँ नहीं आएगा लेकिन पढ़ लीजिए, हो सकता है पूछ ले, अपन को वो भी तो पढ़नी है ना सीआरपीसी। यहाँ पे क्या हो रही है चीजें कनेक्ट कर दें। बस नीचे का थोड़ा सा देख लीजिएगा, लिखा है मीन्स द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और द केस में भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एक्सरसाइज इन जुडिशियल, मतलब क्षेत्राधिकारता रखने वाला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। आगे का देखिएगा, इन द एरिया वेयर, किस एरिया का, अब भैया ये पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी थोड़ी ना चले जाओगे। अगर ऑर्डर वगैरह पास कराओगे तो कौन करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सजा वगैरह या देना है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट देगा। लेकिन कहाँ का वर्ड आता है, कहाँ का, विच प्लेस, विच प्लेस, कहाँ का। तो ये बोलता है कि ऐसी जगह जहां पे एग्रीव्ड, एग्रीव का मतलब आप दिमाग में डाल लीजिएगा, जहां पे वर्ड है एग्रीव मतलब महिला, जहां भी वर्ड एग्रीव्ड आ रहा है वहां पे आप डाल लीजिए महिला। जहां पर किसी महिला के साथ, जो जहां पे कहीं महिला क्या थी, टेम्परेरी रहती थी, टेम्परेरी रिसाइड करती थी, मतलब वो कुछ समय के लिए रहती थी, किराए से रहती थी, तो वहां का भी हो सकता है। मतलब देखिए महिलाओं को, या ये इसका मतलब है कि महिलाओं को बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई। ऐसा नहीं कि महिला पहले रहती थी दिल्ली में, बाकी छतरपुर में रही, आप कह रहे नहीं डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट करनी तो तुम दिल्ली में रहती थी, दिल्ली में जाओ। वो दिल्ली में भी कर सकती थी, दिल्ली के बाद वो कहीं पर भोपाल में जाके रही तो वो भोपाल में भी रिपोर्ट कर सकती है, उसके बाद छतरपुर में आके रहने लगी, वहां भी कर सकती है। हमने उसके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल दिए। हमने कह दिया कि जहां तुम टेम्परेरी रहती थी वहां पे भी कर सकते हो, जहां रिस्पोंडेंट मतलब जहां पे वो मेल पर्सन रहता था वहां पे भी रिपोर्ट की जा सकती है। वो कहता है जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हुई थी, समझिएगा, देखिए डोमेस्टिक तीनों प्लेस अलग हो सकती है। वो महिला भी कहाँ रह रही है, समझिए भोपाल में रह रही है। अभी टेम्परेरी कहाँ पे रह रही है, भोपाल, तो भोपाल में रिपोर्ट कर दो। वो मेल के साथ कहाँ रहते थे, दोनों भैया दिल्ली में रहते थे, तो दिल्ली में भी हो सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस कहाँ की गई थी, जब वो इंदौर गए हुए थे 2-4 दिन के लिए, तो इंदौर में डोमेस्टिक वायलेंस की गई थी। तो यहाँ पे इंदौर भी में भी आप कर सकते हो, आप दिल्ली में भी कर सकते हो, आप भोपाल में भी कर सकते हो। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए भैया आज का ये पहला सेशन था, तो आज अपन इतना ही देखेंगे। इसके बाद अपन क्या करेंगे, कल से देखेंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। आज अपन का पहला सेशन था, आज एक ही क्लास रहेगी आपकी, आज 2 क्लास हो गई। ठीक है, पहली क्लास थी, ये दूसरी क्लास है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, कल से देखेंगे। और कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, धीरे धीरे क्लास की टाइम बताएं। डी वैल्यू सर्वे केस में बोला
लिव इन रिलेशनशिप में एप्लीकेबल होगा। इसमें बोला गया था कि जो लिव इन रिलेशनशिप होगा कुछ कंडीशन में लिव इन रिलेशनशिप डोमेस्टिक वायलेंस में आ सकता है। बोला गया था कि विवाह की प्रकृति की नातेदारी अधिनियम में परिभाषित लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत नहीं आती, जनरली लिव इन रिलेशनशिप में नहीं आएगी। जनरली डोमेस्टिक वायलेंस जनरली लिव इन रिलेशनशिप में नहीं हो सकती, लेकिन कभी लिव इन रिलेशनशिप इस कैटेगरी का है कि वो विवाह जैसा है, हम नहीं कह रहे विवाह है, विवाह जैसा है, तो कुछ कंडीशन में अगर कोर्ट चाहे तो उसको एप्लीकेबल कर सकता है। तो बस इतना बोला गया। फिर और भी केसेस आए, उसमें अलग अलग चीज बोली है, लेकिन अपन को इतना डीपली नहीं पढ़ना। कोई डाउट्स हो तो डाउट्स पूछ लीजिए, बस आज की क्लास इतना ही रहेगी, ठीक है। कोई डाउट्स हो तो डाउट्स पूछ लीजिए, आज की क्लास इतना ही रहेगी। कल अपन क्या करेंगे, कल से क्लासेस अपन वेलकम। कोई और डाउट्स है भैया? नहीं हो डाउट्स तो थम्स अप दीजिए, क्लास बंद करते हैं। वेलकम, थैंक यू, वेलकम वेलकम। पढ़ाई करिएगा घर पे, जैसे भी नोट्स बना के, जैसे भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं थोड़ा सा पढ़ाई करिए, ध्यान रखिएगा चीजों के बारे में, ठीक है। बहुत सारे लोग आज जुड़े भी नहीं है अभी तो, चलिए नो प्रॉब्लम। चलिए फिर मिलते हैं कल। इवन अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मुस्लिम वुमेन कैन ऑल्सो एक्सीड, अरे कोई भी भैया इंडिया पे एप्लीकेबल, और मुस्लिम हिंदू पे कोई मतलब ही नहीं है। मुस्लिम भी लेगी, हिंदू भी लेगी, क्रिश्चियन भी लेगी, सिख ईसाई सब लेंगे, सब पर एप्लीकेबल हो रहा है। महिला होनी चाहिए कहीं भी, क्योंकि वह ये नहीं लिखा है कि वर्ड वुमेन लिखा है, वुमेन के अंडीन कोई भी महिला, एज क्या है उसकी, वो कितने साल की है, वो किस धर्म की है, कोई जाति की है, उसकी शादी हुई या नहीं हुई, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो बस आपके पास नंबर होंगे, जो भी आपको दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। पर मिलते हैं कल है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो इंफॉर्मेशन ये है कि देखिएगा, जो अनअकैडमी है, अनअकैडमी बहुत सारे कोर्सेज लेके आई है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि होने क्या वाला है, दिल्ली हरियाणा की वैकेंसी आने वाली, बिहार यूपी की वैकेंसी आने वाली है, छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आने वाली है, ऑन द वे राजस्थान गुजरात की वैकेंसीज है। और इन सभी वैकेंसीज को लेके जो कोर्सेज हैं वो अनअकैडमी पे चल रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि जो अभी कोर्सेज चल रहा है उस पर कुछ स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं। 12 महीने का आप कोर्स लेते हो तो उसमें आपको 1 महीने का फ्री कोर्स सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 18 महीने के साथ 2 महीने का, 24 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का फ्री क्या मिल रहा है। अभी इस समय ये वैलिड ऑफर है, कुछ समय तक के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको हर एक्ट पे क्या चल रही है, आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री लेक्चर्स है। इनके साथ साथ आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर भी आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। वहाँ पे अलग अलग स्टेट को ध्यान में रखते हुए जुडिशरी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। जो भी लोग दिल्ली वगैरह का या यूपी का एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये बेस्ट है, दिल्ली यूपी हरियाणा के लिए इस समय ये बेस्ट है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे प्राइस हाइक आने वाला है, प्राइस हाइक होने वाला है, प्राइस मतलब फीस बढ़ने वाली है अनअकैडमी में। अभी जो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है ये केवल अभी आपको 31,625 में मिल जाता है, इसकी 34 फीस होने वाली है। 18 महीने का सब्सक्रिप्शन 38,000 में, ये आपको 42,000 में होने वाला है। जो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 46,000 का है, ये 50,000 में होने वाला है। तो इन पे आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, फीस हाइक होने वाली है। और ये आपको अभी जो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मतलब 2 साल का 46,000 में आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप मेरा शाबाश 10 कोड यूज करते हैं तो इस पे आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा। तो आप अगर सब्सक्रिप्शन लें तो मेरे कोड को जरूर वहां पे याद रख लीजिए, शाबाश 10। अगर आप ये कोड डालते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, आपको फ्री फीस जो हाइक होने वाली है उसके पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और उस सब्सक्रिप्शन पे भी आपको 10% छूट मिलने वाली है। तो इन चीज़ों का थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं ADPO के बैच को लेके तो आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम समय समय पे आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।